नमस्ते दोस्तों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। मैं प्रकाश जोशी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारा जो पहली इकाई है उसमें जो 8वां पाठ है पूर्व विश्राम, उस पाठ को हमने शुरुआत की थी। हमने देखा था सत्यकाम विद्यालंकार जी एक डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर उनकी तबीयत देखते हैं तो कहते हैं कि कहीं घूम कर आओ। वहाँ जुहू चौपाटी जाने का प्लान तैयार करते हैं। उनकी पत्नी जो है वो तैयारी में जुट जाती है और किस तरह से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना वो रखते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम देखते हैं आगे क्या हुआ बच्चों। चलो अपने जो पृष्ठ क्रमांक 20 है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सब आप किताब की ओर ध्यान दें। यहाँ पर मैं इस पाठ को आगे पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि लेखक किस तरह से जुहू चौपाटी जाते हैं या नहीं जाते हैं और क्या होता है, तो हम इस पाठ में देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं आगे। हमने देखा था कि लेखक उनकी पत्नी को सहयोग दे रहे, काम बटाने के लिए हाथ बटा रहे। वहाँ पर उनको याद दिलाते हैं पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे जाकर हम देखते हैं। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। एक दूसरे को हम जब गाँव जाते हैं तो एक दूसरे को याद दिलाते हैं, एक चीज़ लेनी है, वह चीज़ लेनी है। इसी तरह से यहाँ पर लेखक और पत्नी दोनों में वार्तालाप शुरू है। वह कहती है कि यह चीज़ लेना, पति कहता है यह चीज़ लेना। तो यहाँ अखबार जो है मैंने नहीं पढ़ा है तो अखबार साथ में ले लो। इस तरह से श्रीमती जी लेखक को कहते हैं और फिर लेखक कहते हैं कि हाँ, मैं तो अखबार ले लूँगा, लेकिन मेरी एक बात तुम भूलना नहीं। और वह गुलबंद लेने की जो याद दिलाते हैं लेखक श्रीमती जी को। गुलबंद यानी हम देखते हैं कि सर्दी में हम हमारे कानों को, हमारे इस गले को ढकने के लिए मफिया जिसे कहते हैं हम, उसको हम गर्म कपड़ा रहता है। इस तरह से सर्दी से बचने के लिए हमें गले में वो गर्म कपड़ा लपेटते हैं, उसे कहते हैं गुलबंद। तो यह लेने की तुम याद रखना, इस तरह से लेखक श्रीमती जी को कहते हैं। और क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्द हवा होगी, इसलिए वह गुलबंद जो है वह लेने की याद दिलाते हैं। आगे देखते हैं। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदी सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नाना धरा रह जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलबंद रख लूंगी, यह श्रीमती जी कहती है अपने पति से यानी लेखक से। तो और बाद में कहती है कि तुम्हें बेदिंग सूट रखना है। अब बेदिंग सूट क्या है बच्चों? देखो, आप सागर जाते हैं समुद्र किनारे पर, और आप सागर किनारे पर जाने के बाद उस समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं। तो नहाने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कहते हैं बेदिंग सूट। यानी जिस तरह से आप स्विमिंग पूल जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जो आप वहाँ पर जो कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से जो कपड़े होते हैं जो वहाँ पर समुद्र के नहाने के लिए वहाँ पर परिधान किए जाते हैं, इसलिए उसे बेदिंग सूट कहते हैं। इस तरह से तुमने बेदिंग सूट लेना है, यह भी याद दिलाती है श्रीमती जी लेखक को। और बाद में क्या कहते हैं देखते हैं। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। सारी एक एक बातें करके याद करके दोनों पति पत्नी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जुहू चौपाटी जाने की। और एक एक सामान वहाँ पर राइटिंग पैड भी चाहिए। देखो, एक अच्छे लेखक की पत्नी यहाँ पर अपने लेखक के प्रति जिस तरह का
सोचती है कि वहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत अगर पड़ सकती है, बच्चों हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ की जो जानकारी है हम हमारे नोटबुक में नोट कर लेते हैं। उसी तरह से अगर कुछ वहाँ पर जानकारी मिली तो हमें वहाँ नोट करने के लिए हमें वहाँ एक राइटिंग पैड भी हमें साथ में लेना चाहिए। इस तरह से पत्नी श्रीमती जी लेखक को याद दिलाती है। राइटिंग पैड का क्या करोगी? जब लेखक पूछते हैं कि राइटिंग पैड को क्या करोगी, वह कहती है कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जो ऊपर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। देखो श्रीमती जी राइटिंग पैड लेने के लिए कहती है तो लेखक कहते हैं कि क्या काम है, तो कहते हैं कि मेरी माँ की चिट्ठी आई है, तो वहाँ पर जरूर जाकर मैं क्या करूँगी, तो बैठे बैठे एक चिट्ठी लिख लूँगी। देखो किस तरह से बच्चों, किस तरह से यहाँ जो स्त्रियाँ होती है बहुत सारी बातें, अगर जुहू जाना है वहाँ जाकर चिट्ठी लिखना है तो घर पर क्यों नहीं चिट्ठी लिख रही है, फिर भी वह सोचती है कि माँ की चिट्ठी आई है तो मैं वहाँ बैठे बैठे क्या करूँगी, वहाँ जब जाकर मैं माँ को चिट्ठी लिख लूँगी। इस तरह के स्त्रियों के मन में विचार आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि वह घर और अपने जो परिवार है उस परिवार के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि उनको जो अन्य बातें हैं उन्हें याद आती ही नहीं। सब सारी बातें यही उनके मन में रहती है। अब जाना है जुहू, लेकिन यह श्रीमती जी सोचती है कि उसकी माँ की चिट्ठी आई तो उसे उत्तर देना है तो मैं वहाँ जाकर लिख लूँगी। इस तरह से स्त्रियों का यहाँ पर एक विचार और उसके जो मन में घर के प्रति, परिवार के प्रति जो भी भावना होती है यहाँ पर हमें दिखाई देती है बच्चों। और आगे जाकर हम देखते क्या है। कई दिन से माँ की चिट्ठियाँ पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दूंगी। यह तो वक्त भी नहीं मिलता, और घर के काम में तो वक्त भी नहीं मिलता, वह कहती है। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? जो चिट्ठियाँ आई है माँ की तो वो चिट्ठियाँ भी लेना है और वो पढ़ना है और उसको जवाब देना है। और जरा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। देखो सारी घर की चिंता है, ये करना है, वो करना है, यह बाकी है, वो बाकी है, सब देखो। अब बिजली का बिल भी आया है, उसका भी भुगतान करना है। भुगतान यानी पैसा चुकाना है। भुगतान करते दिया बच्चों मैंने इस बोर्ड पर। भुगतान यानी पैसे चुकाना है। जब हमारे यहाँ का जो बिल आता है, लाइट बिल जैसे कहते हैं आप, तो उसको हम पैसे चुकाते हैं, तो उसका भी भुगतान करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सारे सब साथ में ले लो, वहाँ जाकर हम करेंगे। इस तरह से वह दोनों में बातचीत चल रही है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। देखो अभी तबीयत की भी यहाँ पर चिंता कर रही है श्रीमती जी। उस दिन तुम्हारा चश्मा भूल गए थे, तो तुम्हारा चश्मा भूलने की वजह से तुम्हारा जो सर है वह दुखने लगा था, और इसलिए तुम धूप से बचने के लिए तुम्हारी जो छतरी है वो भी ले लो। इस तरह से श्रीमती जी अपने पति से, लेखक से कहती है। अच्छा बाबा रख लूँगा, और दवा देखा। अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। देखो एक दूसरे के प्रति किस तरह से वो एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। पत्नी अपनी पति की चिंता कर रही है, धूप लगेगी तो छतरी लेना, और पति अपनी पत्नी की चिंता कर रहा है कि तुम्हें धूप लगेगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्रीम लेना है। अब बच्चों आपको सबको पता है, अब जब धूप में निकलते हैं तो कुछ ना कुछ अपने चेहरे पर इस तरह की क्रीम लगाते हैं, जिसे सनस्क्रीन कहते हैं। आप उस क्रीम को लगाने के बाद आप धूप में जाते हैं तो आपको धूप नहीं लगती। इस तरह से पति पत्नी से कहता है कि तुम्हें कुछ क्रीम लेना है धूप से बचने के लिए। नेल कटर भी लेना। तो देखो आगे जाकर कहते कि आगे नेल कटर भी लेने का यहाँ पर कहते हैं। तो धूप से बचने के लिए क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी अगर तेज धूप पड़ती है, तुम्हें वहाँ पर धूप लगेगी, तुम्हें क्रीम लेना है। श्रीमती जी कहती जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर।
वो श्रीमती जी कहती हाँ ये रख लूँगी वो रख लूँगी, और नेल कटर ढूंढ रही थी, कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना करूँगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूही से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। लेखक कहते कि मैंने जो काव्य लिखने के लिए जो किताबें थी वगैरह सब लिखने का सामान सब लिया, और जूही पर मैं जाकर काव्य लिखूंगा। देखते हो किस तरह से वहां जाकर क्या क्या करने वाले हैं, यह दोनों पति पत्नी यहाँ पर सोच रहे हैं। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। सारी तैयारी करके लेखक और लेखक की पत्नी जुहू चौपाटी पर चले गए। वहां पर वह जाने के बाद क्या हो रहे थे, आखिर सब तैयारी करके वहां जुहू पहुंच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। 5-7 मिनट दोनों पति पत्नी स्वप्न लोक जैसे, स्वर्ग जैसे वहां पर देखने लगे। सारा नजारा देखा जुहू चौपाटी का, और वहां पर लेखक और लेखक की पत्नी वहां पर स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। उन्हें एक ऊंची लहर से आकर हम दोनों को ढक लिया। समुद्र की जो लहरें थी वह लहरें आ गई और दोनों उसमें नहाने लगे। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या हुई, नई स्फूर्ति आ गई। जब वह लहरें आ गई तो श्रीमती जी के मस्तिष्क में न जाने क्या आ गया, क्या विचार आ गया। देखो क्या विचार आ गया। वह समुद्र के पानी में खड़ी है, लेखक भी समुद्र के पानी में खड़े हैं। एक समुद्र की लहर आई, उसकी पत्नी के श्रीमती जी के शरीर पर चढ़ गई, और जैसे ही वह लहर चढ़ गई वैसे श्रीमती जी मस्तिष्क में एक विचार आया, और श्रीमती जी अपने पति से, लेखक से पूछती है, क्या करती है। देखो तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तो तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। घर उसका मन घर की तरफ चला गया। यहाँ समुद्र का आनंद उठा नहीं पा रही है, क्योंकि वह घर अपने परिवार, अपने घर का इतना ख्याल रखती है कि वह घर में बहुत सोच में पड़ गई। कि उसने कहा कि देखो तुम जब घर से निकले तो तुम्हें जो बरामदे की खिड़की है वह अंदर से तुमने बंद की या नहीं की। इस तरह से वह शंका आशंका में डूब जाती है। समुद्र में डूबने की बजाय वह शंका आशंका में डूब जाती है श्रीमती जी। देखो बच्चों, एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है अपने घर के प्रति किस तरह से सोच में पड़ जाता है। अपनी घर की चिंताओं के बारे में वह किस तरह से सोचता है। वह सोचते कि तुमने घर की खिड़की बंद की है या नहीं। वह फिर लेखक कहते हैं, मैं कह उठा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। और लेखक कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता कि मैंने खिड़की लगाई है। अगर वह बंद नहीं हुई हो और खुली रह गई हो तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। देखो जुहू का आनंद जुहू चौपाटी का आनंद लेने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन अब वह सोच में पड़ गए कि घर की खिड़की लगाई या नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई होगी तो इस तरह से वो सोचते सोचते श्रीमती जी का रंग पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ना बच्चों आपके किताब ने नीचे दिया है, घबरा जाना। श्रीमती जी घबरा गई कि अगर खिड़की खुली रही होगी तो क्या होगा। आगे जाकर देखते क्या होगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र भी बहने पड़ा। देखो लेखक कहते जो हो गया होगा, खिड़की खुली हुई विधि रहने दो, तुम चिंता मत करो। फिर भी श्रीमती जी यह बात को मान नहीं रही थी। वह रोने लगी, जुहू चौपाटी पर वो रोने लगी। आंसुओं का समुद्र बह पड़ा, वो रोने लगी। उनके कांपते होठों पर यह शब्द थे, अब क्या होगा। बच्चों वो कहते कि अब क्या होगा, अगर खिड़की खुली रही होगी तो क्या होगा। यह सोचते सोचते वह सारा आनंद वहां पर नहीं ले पा रही है। वह सब घर की चिंता कर रही है श्रीमती जी। और अगर खिड़कियां खुली रही हो
तो घर का क्या होगा, यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आए थे वह 10 गुना बढ़ गई थी। जुहू पर आनंद लेने के लिए आते, लेकिन वह सारा आनंद हो गया और चिंता में डूब गए। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे उन्हीं रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बददस्तूर लगी थी। देखो बच्चों, जब श्रीमती जी नहीं मानी तो श्रीमती जी को लेकर लेखक और दोनों वापस में गाड़ी में वापस आगे घर आते हैं। और घर आने के बाद जब देखते हैं घर को, तो घर की जो खिड़कियां है वह अच्छी तरह से लगी हुई थी, बदस्तूर अच्छी तरह से लगी हुई थी। कुछ भी चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन मन में जो चिंता होती है वही आदमी को व्याकुल कर देता है। जो श्रीमती जी को वहां पर किया था, जिसने आनंद नहीं लिया जुहू चौपाटी का, उसके मन में चिंता थी कि घर की खिड़की खुली रहेगी। और घर आकर देखते हैं तो खिड़की अच्छी तरह से बंद थी। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। देखो इस तरह से हास्य व्यंग यहाँ पर हमें इस पाठ में बताते हैं लेखक आखिर में, कि जिस शब्द के आगे पूर्ण लगाते हैं वह पूर्ण भयावह होता है। यहाँ पर पूर्ण विश्राम लगा है, यहाँ पर पूर्ण विश्राम हुआ क्या? दोनों का नहीं, अपूर्ण हुआ। कोई भी बात अपूर्ण होती है। यहाँ पर पूर्ण विश्राम के लिए जुहू चौपाटी जाते हैं, लेकिन एक शंका की वजह से वहाँ जुहू चौपाटी का जो पूर्ण विश्राम है वह दोनों पति पत्नी नहीं ले पाते। खिड़की खुली रह गई है, इस शंका के कारण लेखिका की पत्नी वहां पर चिंतित होती है। घर में आते हैं तो देखते हैं कि खिड़की तो अच्छी तरह से लगी हुई। बच्चों, इस तरह से जो परिवार होता है हमारा, हम तो बहुत सी बातें ऐसे हम करते कि हमें जाना है, करना है, और हमें अवसर मिलता है तो हम जाने की तैयारी करते हैं। फिर भी कोई ऐसी पारिवारिक उलझने आती है, उस पारिवारिक उलझने के कारण हमारा जो पूर्ण विश्राम है वह नहीं हो पाता। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी है। यहाँ कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो उलझने होती है हमारी पारिवारिक उलझने के कारण हम कहीं पूर्ण विश्राम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्राम के लिए जो उलझने हैं वो उलझने हमें नहीं रखनी चाहिए। इसी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों। तो यहाँ तक हम आज इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पूर्ण विश्राम पाठ है पूर्ण हुआ। आप इस पाठ का अध्ययन करना, और इसका आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बच्चों के साथ शेयर करना है। तो मैं यहीं पर आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में बाद में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।